इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बाकी अन्य संस्था के सभी पदाधिकारी, इस ऑडियंस में विभिन्न संगठन के सभी जिम्मेदार साथी, उपस्थित भाई और बहनों, लगभग 1 घंटे से 2 विषयों पर बात चल रही है। मैं अपनी बात रखने से पहले, यह पत्रकार साथी मौजूद है, ये जब प्रोग्राम तय हुआ डॉक्टर साहब, तो किसी साथी की ये रिएक्शन थी कि ये दोनों लोग मिलकर धर्म की बात करेंगे। इकोसिस्टम दूसरे लोगों की बड़ी पावरफुल है और इसलिए उनकी आवाज पहुंचती है, तो उनका पहला जवाब देना बहुत जरूरी है कि हम अपने धर्म की बात करने नहीं आए हैं, हम अपने संविधानों की अधिकार की बात करने आए हैं। और इसलिए इस प्रोग्राम का आयोजन भी संविधान अधिकार सम्मेलन के रूप में है। लेकिन अधिकार अलग अलग तरह के होते हैं। 2 विषयों पर आज का विषय मर्यादित है और 2 विषयों पर कई बातें रखी है। वक्फ इंस्टीट्यूशन बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने से, और महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन भी अंग्रेजों के जमाने से ही है। दोनों की जड़ें बहुत लंबी हैं। कई बातों का जिक्र हुआ। सीधा बात है कि अगर यहां की सरकार सचमुच मुसलमानों के हित की बात करती होती, सोचती, अगर इनकी सोच होती, और मैं जो कह रहा हूं कि अगर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लोग इस देश में 20 बनाम 80 इस तरह की बात करते हैं, वो हमारे हितैषी कैसे हो सकते हैं? वो हमारे हित की बात करने वाले कैसे हो सकते हैं? तो फिर सवाल यह आता है कि उनका मकसद क्या है। और अगर इसकी तरफ से उल्टी तरफ से देख ले तो मान लो इनको हमें हित की चिंता है, हमारे हितों की चिंता है, तो हिम्मत है तो सच्चार कमीशन की सारी सिफारिशें देश में लागू करके दिखाए कि 2006 में आई थी ना, वो भी भारत सरकार की रिपोर्ट है, ये थोड़ी हमारी किसी और की प्राइवेट रिपोर्ट है। शिक्षा के बारे में, नौकरी के बारे में, भागीदारी के मामले में वहां आप गंभीर क्यों नहीं है? वहां आप जिम्मेदार क्यों नहीं है? उन मामलों से तो आप भागते निकलते हो, और जहां आपको इंटरफेयर नहीं करना है वहां इंटरफेयर करते हो, तो आपके मंशा के ऊपर सवाल है, आपके इरादे के ऊपर सवाल है। और इसलिए कानूनी अहमियत को छोड़िए, 2-4 प्रावधान इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन आपका इरादा ठीक नहीं है, उसका हम विरोध करते हैं। इरादा क्या है? और इरादा दोनों में एक जैसा है। यहां आपको घुसना है और गया में हटना नहीं है। आपको इसमें घुसना है और गया में हटना नहीं है। तो फिर वो एक जैसा कैसे हुआ? वो तो एक जैसा नहीं है ना, अलग अलग है। अब सवाल है आपको घुसना क्यों है और वहां से हटना क्यों नहीं है? ये दोनों सवाल जायज है। और जब हम उनके यहां घुसने के सवाल की बात करते हैं तो इरादा है कि आपकी जो भी संवैधानिक आजादी है वो हम आजादी नहीं देना चाहते। चाहे जिक्र आप किसी भी प्रावधान का करें, वो आजादी नहीं देना चाहते।
तो फिर सवाल उठता है, संविधान की दी हुई आजादी को छीनने वाले आप हो कौन? ये सवाल आता है। सवाल ये आता है, ये संविधानिक जंग बनती है, संविधानिक लड़ाई बनती है। बौद्ध भी इसी बात को कह रहा है, हमारे बनते जी कुछ बैठे हैं यहाँ, बौद्ध लोग भी यही बात कह रहे हैं कि अगर आप इस बात को मानते हैं कि हर एक मजहब के लोग अपने अपनी धार्मिक संस्थाओं का मैनेजमेंट करें, तो बौद्ध गया में आपको बैठने का ठेका जो आपने लिया है वो कितना सही है, इसीलिए आपको हटना चाहिए। 4 महीने से आंदोलन चल रहा है, पुलिसों ने कई मंद लोगों को, बनते लोगों को उठाया, भारत के बाहर के लोगों ने समर्थन दिया, कई सारी विदेशी बौद्धों ने समर्थन दिया, बुद्धिस्ट मंक शामिल हुए। फिर भी क्या सिंपल बात है, एक कोई 1947 का 49 का कानून है, उसमें एक धारा बदलने की जरूरत है, वो धारा बदलने के लिए कोई बिहार सरकार तैयार नहीं है। अगर बिहार सरकार तैयार नहीं होती है तो जब भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश से जाते तो फख्र से कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया, कहते हैं ना। अरे प्रधानमंत्री छोड़िए, वो अंबानी की मिसेस है ना, वो भी कहती है विदेशों में मैं बुद्ध की धरती से आई। आज जब बुद्ध की धरती से आया हो, इतना दुनिया में आप पर फक्र है, गर्व है कहने का, तो उसी बौद्ध विहार को बौद्धों के हाथ में सौंपने के लिए आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ क्या है? तकलीफ यह है कि आपकी जो नीति है वो दोनों तरफ एक जैसी है, यहां भी हमको हावी होना है और वहां भी हमको हावी होना है। यहां आपको भी ठेस पहुंचानी है, वहां उनको भी ठेस पहुंचानी है। तो भाई जिसको भी ठेस पहुंचेगी वो दोनों मिलकर उसका विरोध करेंगे ना, ये तो जायज है। एक नागपुर का बंदा बहुत होशियार समझता है अपने आप को, नाम लेना जरूरी नहीं, वैसे नागपुर में होशियार लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। वो कहता है कि यार ऐसे अगर बुद्धिस्ट और आप मुसलमान एक मिलके अगर इकट्ठे होंगे तो बाकी सारे उधर चले जाएंगे, बाकी सारे उधर चले जाएंगे। वो बोला ठीक है, नहीं होते, हम इकट्ठे इकट्ठे रहते, तुम आते हो क्या हमारे साथ? तुम आते हो क्या? ये आने को तैयार नहीं है। कहेंगे पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन की चिंता है, पोलराइजेशन हो गए तो फायदा उनका होगा, इसकी चिंता है। अगर ये चिंता आपको सताती है तो आप हमारे हक और हकूक के लिए आगे आकर लड़े, हम आपका साथ देंगे, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन वो इस काम को नहीं करेंगे, वो करना नहीं चाहते। और अगर हम कोई करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हमारी पहली पहल नहीं है, इसके पहले लगभग 4 महीने से भारत के 4 कोने में, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, बॉम्बे और बेंगलोर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसमें मौलाना जी भी थे, हमें सभी लोगों ने मिलकर 4 वर्कशॉप किए। और 4 वर्कशॉप में ना कि सिर्फ मुसलमानों के मसले, ना कि दलितों के, बल्कि ओबीसी के भी, ये सारा जो जो शोषित है, पीड़ित है, उनके सारे मसले हम इकट्ठे होकर बैठ के आपस में समझकर भविष्य में और मजबूती से ताकत के साथ सामने आएंगे। ये उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं डालनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं, वक्त कानून पास करके ये आपके हाथ में हथियार दिया है कि आप करो भाई, इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ। जैसे डॉक्टर इलियास साहब ने बताया कि क्या क्या शर्तें रखी है, नहीं कर सकता है, 5 साल मुसलमान हो या नहीं, सर्टिफिकेट दे दो। और होते कौन तुम हो? कौन देगा सर्टिफिकेट? भारत सरकार अथॉराइज करेगी, कलेक्टर अथॉराइज करेगा कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो। ये इस तरह की नीति बनाने वाले लोगों को जिम्मेदार सरकार नहीं कहते,
कोई उसको सरकार कह सकता है, लेकिन जिम्मेदार सरकार नहीं कह सकती। और अगर जिम्मेदार सरकार जिम्मेदारी के साथ बर्ताव नहीं कर रही है तो उसका कहीं ना कहीं विरोध होना स्वाभाविक है। अब कोई कहेगा कानून आएगा, कानून तो कई आएंगे। अभी महाराष्ट्र में भी एक नया कानून लाया, विधेयक पास हो गया, गवर्नर अब सिग्नेचर करेगा, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए रास्ता ढूंढेगा। कानून तो आएगा, लेकिन एक बात में खुलकर, मैं भी लॉ का स्कॉलर हूं, खुल के कहता हूं, लॉ से, कानून से किसी भी समाज को कभी भी 100% रोका नहीं जा सकता और बदला भी नहीं जा सकता। समाज की अपनी जड़ें होती है, समाज के अपने रूट्स होते हैं, समाज के अपने इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कानून उसी दिशा में पहल नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर कोई समझता है कि पूरा काम कानून से ही होगा, तो इस देश में कानून से छुआछूत कब खत्म हो चुकी है? क्या गई है? संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हर देश में नागरिकों में समता, भाईचारा पैदा किया, क्या वो बन चुका है? समाज की अपनी जड़ें होती है, समाज के अपने जड़ों के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बीच बीच में कई लोगों को लगा कि जहां भी है भारत में हम ही हम है, खुदाई शुरू कर दी, खुदाई शुरू कर दी। उनके दुर्भाग्य से जहां भी खुदाई करने लगे बुद्ध मिलने लगे। अब जैसे बुद्ध मिलने लगा, उनका बड़ा सूबेदार समझ में आया उसने कहना, यार खुदाई बंद करो वरना सारा उल्टा हो जाएगा, बुद्ध ही बुद्ध मिल रहा है। नागपुर के ही है, उनके समझ में आया इसमें हित नहीं है। तो हम तो कहेंगे भाई उनको, अगर समय आया तो हम तो कहेंगे कि अगर आप इतिहास पलटाना ही चाहते हो, पलटाना ही चाहते हो, वापस ही जाते हो, वापस ही जाते हो, तो आपको बुद्ध के पास जाना पड़ेगा और कोई नहीं मिलेगा। अगर इतनी तैयारी है तो ये जंग छिड़ दे, अगर इतनी तैयारी है तो होने दो। महाबोधि विहार बहुत पुराना संघर्ष है। अनागारिक धम्मपाल बनते थे श्रीलंका से, अंग्रेजों के समय से श्रीलंका के चलकर यहां है, कानूनी लड़ाई लड़ी, कई बार मारपीट हो गई, बुद्धिस्ट लोग काफी अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी जब बुद्धिस्टों की आबादी देश में अच्छी तरह से थोड़ी ठीक ठाक होने लगी है, तो वो तो आवाज उठाएंगे ना, बात तो करेंगे। पहले बुद्धिस्ट कौन थे? तो चलो सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के, लद्दाख के, और वो बुद्धिस्ट थोड़े शांति वाले हैं। महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट थोड़े अलग हैं, वो बाबा साहब के बुद्धिस्ट है, और इसलिए चुपचाप नहीं बैठते। उनको लगा यार हमारे भगवान बुद्ध को तो यहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये जगह इनके कब्जों में क्यों? अनागारी धम्मपाल जो श्रीलंका में बैठा है, उसके समझ में अगर बात आती है तो यहाँ के बौद्धों के समझ में तो बात जरूर आएगी, और इसलिए वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार ने आंदोलन को कुचलने की बहुत कोशिश की, बनते जी को गिरफ्तार किया, डंडे चलाए। हालांकि बिहार के चुनाव में उसका क्या परिणाम होता है वो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिल जाए। अब रहा वक्फ बिल का जो मामला है, संशोधन का मामला है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जजमेंट आ जाएगा, अभी जजमेंट आ जाएगा। नोटिफिकेशन रूल का हो गया, वो लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट उनको कितना इजाजत देता है, नहीं देता है, वो जजमेंट आने के बाद पता चलेगा। जजमेंट आने के बाद फिर हमारे पास एक रिव्यू पिटीशन का रास्ता है, एक रिव्यू पिटीशन का रास्ता बचेगा। लेकिन रिव्यू पिटीशन के बाद भी अगर नहीं कुछ हुआ तो पार्लियामेंट तो देश की अभी भी है ना, पार्लियामेंट तो है, पार्लियामेंट में आवाज गूंजनी चाहिए। और मैं कांशीराम का चेला हूं, उनके स्कूल में तैयार हुआ हूं। वो कहते थे अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो भी कोई बात नहीं,
लेकिन पार्लियामेंट के बाहर हम इतने लोग खड़े कर देने चाहिए कि अंदर वालों की हमारी आवाज बोलनी पड़ेगी, अंदर वालों की हमारी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। ये वक्त का तकाजा है, ये जरूरत है। और ये जरूरत जो कौम करती है, जो लोग करते हैं, जो समाज करता है, उसके अधिकार को हाथ लगाने के बारे में सरकार 100 बार सोचती है। ये ताकत पैदा करना भी जरूरी है। हम अपनी अंदरूनी मैनेजमेंट जो करना है वो करें, लेकिन लड़ने का जज्बा मत छोड़े। किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की बात को हमने कभी छोड़ देना ना चाहिए। और जो भी हमारे जैसा दूसरा है उसी को भी साथ में लेकर, दो पिटे गए लोग एक साथ होकर जो पीटता है उसकी एकदम जमकर पिटाई करे, उसी इरादे के साथ चलने की जरूरत है, उसी लिए चलने की जरूरत है। और ये बात तब होती है, सरकार ऐसे हथकंडे खड़े करती है, अच्छी बात है, करिए, सरकार आपके आप कर सकते हैं। मुझे कल परसों ये जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर रिजिजू, जो खुद बुद्धिस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के बुद्धिस्ट है, और उनका स्टेटमेंट इस तरह से आया कि इस धर्म में, इस देश में माइनॉरिटी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है। अब ये कौन सा बयान है भाई? हम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी ऐसा समझते हैं, रिजिजू को ज्ञान प्राप्ति हुई ऐसा हम नहीं समझते, ऐसा नहीं समझते। अब ये कौन सा लॉजिक है भाई? अब इसमें कौन सा संवैधानिक एंगल है? तो इस तरह की अगर सरकार की सोच है तो उसका तो विरोध करना स्वाभाविक है। जरूरी नहीं कि मुस्लिम ही करे, जरूरी नहीं कि बुद्धिस्ट करे, कल कोई और भी करेगा, क्योंकि देश बहुत से तबकों का बना हुआ है, बहुत से सामाजिक घटकों का, एलिमेंट का बना हुआ है। और जो भी एलिमेंट, जो भी तबका परेशान होगा वो अपनी बात तो रखेगा। अभी महाराष्ट्र में देखिए, क्रिश्चियनों के बारे में एक विधायक है, गैर जिम्मेदाराना बकबक करता रहता है। मिर्जा साहब ने जिक्र किया कि तिरुपति में आप क्रिश्चियन है इसलिए वो नॉन क्रिश्चियन है इसको हटा रहे हो। मैं केरला में 10 साल एक जमाने में काम किया। केरला में देवासम बोर्ड बहुत बड़ी संस्था है, सारे हिंदू मंदिरों का व्यवस्थापन देवासम बोर्ड के माध्यम से होता है। तो देवासम बोर्ड में तो सभी हिंदू होते, एक भी गैर हिंदू नहीं होता। तो वहां एक भी आपको गैर हिंदू नहीं चलता, तो भाई हमारे थाली में आकर खाने की जरूरत क्यों कर रहे हो? ये हमारा सवाल है। आपके थाली में शेयरिंग करने के लिए हमको दावत तो नहीं दे रहे हो, नहीं बुला रहे हो, लेकिन हमारे में घुसकर आप हमारी पार्टनरशिप करने में क्यों तुले हो? यही सवाल है, सिंपल है। केवल सिखों के इंस्टीट्यूशन को हाथ लगाना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देखो, आप नहीं लगाते। वैसे थोड़े बहुत तो उन्होंने नांदेड़ में घुसखोरी की है। इवन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जमीन का गैर इस्तेमाल हुआ है नांदेड़ में भी। कई सारे सिख भाइयों को ये बातें पता है, लेकिन बड़े लेवल पे वहां आप इंटरफेयर नहीं करते। क्रिश्चियनों की केरला, तमिलनाडु, जो साउथ कर्नाटका इंस्टीट्यूशंस बड़े पैमाने पे, उसमें कोई आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो मुस्लिमों का ये सवाल सीधा है भाई, उनमें अगर नहीं कर सकते तो हमारे में क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन का मामला है, ये कानूनी डिस्क्रिमिनेशन है और ये सवाल उठाना जायज है। कानूनी सवाल है, संवैधानिक सवाल है, संवैधानिक अधिकार के लिए एक सही संविधान के दायरे में उठाया सवाल है। और संविधान तो अपने सभी वर्गों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की भी आजादी देती है ना, सिर्फ अधिकार थोड़ी देते, वो अधिकारों को बचाने का भी अधिकार देती है। और ये सम्मेलन
अपने अधिकारों को बचाने के लिए है, ये किसी और को तकलीफ देने के लिए, किसी को दर्द पहुंचाने के लिए नहीं है। इसके पीछे कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये हक और हकूक की बात है। और इसीलिए दो सब्जेक्ट को जब हम सामने रखकर देखते हैं तो सरकार को एक वक्त के बारे में आपकी नीति, आपकी पॉलिसी किसी भी कीमत पर इनरोड करने वाली है। और इसको और सबूत क्या चाहिए? बिहार में सर्वेक्षण चल रहा है वोटरों का। बिहार में वोटर लिस्ट के नाम पर पुनर्निरीक्षण है, और पुनर्निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते में सुनवाई के दौरान क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, चुनाव आयोग आपका काम क्या है? आपका काम वोटरों की लिस्ट बनाना है, चुनाव को कंडक्ट करना है, ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। आप नागरिकता की पहचान करने में क्यों लगे हो? आप सिटीजनशिप डिसाइड करने में क्यों लगे हो? ये कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है। किसको कहता है? चुनाव आयोग को कहता है। एक जज ने तो यहां तक कहा सुनवाई के दौरान, यार इतने सारे कागजात मांग रहे हो, अगर मुझसे भी मांगोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। तो क्या चुनाव आयोग यह संवैधानिक संस्था नहीं है? और अगर चुनाव आयोग यह संवैधानिक संस्था है तो वो संविधान के मुताबिक फंक्शन करनी चाहिए, किसी दिल्ली में बैठे हुए गए ऐरे गहरे नक्तू खैरे के इशारे पर नहीं। आप भी संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से फंक्शनिंग करना चाहिए। दिस स्टेट इज गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन। किसी के मेजॉरिटी के बिल, उसकी विम्स, कैप्रीज, उसके आधार पर नहीं होता है। इसका भान आपको भी होना चाहिए। और अगर आप कभी कभी भूल जाते हो तो ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से आप भी रास्ता भटक रहे हो, इसकी याद भी दिलाना जरूरी है। और इसलिए यह सम्मेलन उस दिशा में एक माइलस्टोन है। हालांकि वक्फ बोर्ड का तो, वक्फ बिल का तो फैसला आ जाएगा। बोध गया टेंपल की सुनवाई 29 तारीख को है। बोध गया विहार की केस तो 2012 की है। नागपुर के बनते सुरेश साय जो नागपुर में रहते हैं, उन्होंने डाली हुई सुप्रीम कोर्ट में केस 2012 की है। अभी तक सुनवाई पूरी नहीं। अभी सुनवाई होने लगी है। अब उसके बीच में हमारी एक नागपुर की महिला दलित नेता कामती वाली, उसने एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली जो कि कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं। उन्होंने एप्लीकेशन डाली, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की। ग्राउंड टेक्निकल है, लीगल है नहीं। उन्होंने कहा पहले हाई कोर्ट में चले जाओ। मतलब टेक्निकल रिजेक्शन है, ये कोई लीगल रिजेक्शन नहीं है। लेकिन इनका मकसद क्या था फिर? ऐसी जब 2012 से कोई रिट पिटीशन चल रही है तो जो लोग नागपुर में रेशीम बाग के साथ घूमते फिरते हैं, जिनका रिश्ता बना हुआ है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने की दूसरी क्या जरूरत थी? किसके इशारे पर? क्या सवाल नहीं उठता? ताकि सुप्रीम कोर्ट आसानी से उसको रिजेक्ट करे और वो दूसरी आने वाली जो पिटीशन है उसके ऊपर उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो। क्या ये नीति लोगों के समझ में नहीं आती? और जब इस तरह की इन्होंने हरकतें होती है तो फिर इनके ऊपर सवाल उठाना पड़ता है, उसका विरोध करना पड़ता है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है
इस देश के हर नागरिक का अपने हक और अधिकार के लिए सरकार को विरोध करने का अधिकार है। वो भी शायद अब परेशान होकर निकालने के चक्कर में जन सुरक्षा आया, उसका क्या असर होता है देखते हैं, समय है अभी काफी पड़ा है। लेकिन जब इनकी नीतियां इस तरह की है, नीति क्लियर कट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का बयान, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बिल्डिंग में दिया हुआ भाषण कि ये देश किसके मतों के आधार पर चलना चाहिए, ये वक्त मामला या बौद्ध विहार का मामला, मैं उसको निजी नहीं मानता हूं। ये एक अकेले बौद्धों का या अकेले मुस्लिमों का नहीं मानना चाहिए। इस देश में आने वाले कल्चरल पॉलिटिक्स की, कल्चरल संघर्ष की ये बात है। आने वाले दिनों में ये कल्चरल संघर्ष की तरफ जाएगा। एक एक कदम बढ़ रहा है। पहले यात्रा के जमाने से शुरुआत था, देश भर यात्रा चलेगी, वहां से शुरू हुआ वो दौर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये दौर अगर ऐसे लोग सत्ता में रहेगा तो बड़ा रहेगा, बढ़ता रहेगा। और आने वाले दिनों में कठिन समय आएगा। अगर उन कठिन समयों का मुकाबला करना है तो अभी से जागना बहुत जरूरी है, अभी से वेल ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, कंस्ट्रक्टिव थॉट और पॉलिसी के साथ इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और उस दिशा में आज का ये सम्मेलन जिन्होंने भी हमारे साथियों ने ऑर्गेनाइज किया, उन तमाम साथियों का एक बार जोरदार तालियों से अदा करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, शुक्रिया, जय भारत।